हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप। इग्नू की ये बीए की बुक है, तो बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप डीएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए, तो ये बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इन बुकों से ही आप जो है अपना डीएसएसबी का पेपर क्लियर कर सकती हैं। बाकी नेट जेआरएफ के लिए भी करना बहुत ज़रूरी है इन बुक्स को, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ और ख़ुद भी कर रही हूँ, ताकि मेरी भी नॉलेज और बढ़ सके और आपकी नॉलेज भी बढ़ सके। तो ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप। फ्रांसीसी समाज सामंतवादी संपत्ति समूह यानी कि एस्टेंटों में बटा हुआ था। सामंतवादी फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट थे। सामंतवादी यूरोपीय समाजों में स्टेट संस्तरण की एक प्रणाली है, जिसके आधार पर एक वर्ग या स्टेट का दूसरे वर्गों से स्तर, अधिकार, प्रतिबंधों आदि की दृष्टि से अंतर स्पष्ट होता है। पहला है प्रथम संपत्ति समूह यानी कि एस्टेट। इसमें धर्म नेता शामिल थे और यह समूह भी आगे विभिन्न स्तरों में विभाजित था, जिन्हें कार्डिनल, आर्क बिशप, एबिट आदि कहा जाता था। ठीक है। ये बहुत वैभवपूर्ण जीवन बिताते थे और वास्तव में धर्म की बहुत कम ध्यान देते थे धर्म की ओर। सच तो यह है कि उनमें कुछ लोगों को धार्मिक जीवन की बजाय राजनीतिक जीवन अधिक पसंद था। उनका अधिकतर समय मद्यपान, जुआ आदि विलासितापूर्ण गतिविधियों में बीतता था। उच्च धर्म नेताओं की तुलना में छोटे स्तर के पादरियों को अधिक काम करना पड़ता था तथा निर्धनता की मार भी झेलनी पड़ती थी। दूसरा है संपत्ति समूह या एस्टेट। इस वर्ग में नोबल थे। नोबल की 2 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी के नोबल शस्त्रों से और दूसरी श्रेणी के नोबल वस्त्रों से पहचाने जाते थे। पहली श्रेणी के नोबल बड़े बड़े भूस्वामी थे। वे सैद्धांतिक रूप से जनता के संरक्षक थे, किंतु वास्तव में वे शोषक थे और सारा काम किसानों से लेते थे। वे बड़ी शान शौकत की जिंदगी बसर करते थे। फिजूल खर्ची उनकी पहचान थी। वे खुद कोई काम नहीं करते थे। उनकी तुलना भारत के सामंती जमींदारों से की जाती थी। दूसरी श्रेणी के नोबल जन्म से नोबल नहीं थे, बल्कि उन्हें नोबल की पदवी दी जाती थी। वे मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश थे। इनमें से कुछ लोग उदार और प्रगतिशील थे, क्योंकि वे आम लोगों के तीसरे संपत्ति समूह से ही उन्नति करके इन पदों पर पहुंचते थे। तीसरा संपत्ति समूह स्टेट। समाज के शोषण लोग इस तीसरे वर्ग में शामिल थे। शेष लोग जो बचे थे, इनमें किसान, व्यापारी, कारीगर, अन्य लोग थे। धर्म नेता और नोबल वर्ग की तुलना में किसानों की अवस्था बदतर थी। किसान रात दिन परिश्रम करते थे और उन्हें भारी कर भी देना पड़ता था, जिससे वे कठिनाई से गुजर बसर कर पाते थे। वे ही पूरे समाज के लिए अन्न और उपजाते थे, परंतु सरकार की ओर से कोई संरक्षण न होने के कारण उनका जीवन दुभर था। राजा भी अन्य वर्ग अर्थात धर्म नेता नोबल को खुश करने में इस तीसरे वर्ग का शोषण करता रहता था। किसान उनके सामने कुछ लाचार थे। तीसरे वर्ग का शोषण करता था। किसान उनके सामने लाचार थे, जबकि राजनेता नोबल राजा की जी हजूरी करते थे। किसानों के मुकाबले मध्यम वर्ग की दशा काफ़ी बेहतर थी। बुजुर्ग कहलाने वाले इस वर्ग में व्यापारी, बैंकर, वकील, उत्पादक आदि शामिल थे। ये लोग भी तीसरे समूह में थे। 1720 से 1789 के दौरान शासन की निर्धनता के कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे इस मध्यम वर्ग को नुकसान की बजाय लाभ पहुंचा। उन्होंने इस मूल्य वृद्धि का भरपूर फायदा उठाया, जब तक फ्रांसीसी क्रांति में भी विस्तार होने लगा, जिस कारण वाणिज्यिक वर्गों को बहुत लाभ मिला था। इस प्रकार यह वर्ग अमीर बन गया। ठीक है। इसके बावजूद पहले दूसरी संपत्ति समूह की तुलना इनकी सामाजिक परिस्थिति बहुत ही निम्न थी। व्यापार, उद्योग, बैंकिंग आदि पर नियंत्रण हो जाने पर भी दरबार या प्रशासन में बुर्जुआ वर्ग का कोई प्रभाव नहीं था। पहले दोनों संपत्ति समूह उन्हें हीन समझते थे और राजा उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, इसलिए उनके लिए राजसत्ता हासिल करना आवश्यक हो गया। धर्म नेता तथा नोबल कुल आबादी का केवल 2% थे, किंतु वे 35% संपत्ति के मालिक थे। किसानों की आबादी 80% थी।
क्या बोले, ठीक है। किंतु उनके पास केवल 30% संपत्ति थी। पहले दो समूह सरकार को कोई कर नहीं देते थे, दूसरी ओर किसानों पर तरह तरह के कर लगे हुए थे। वे गिरजाघरों सामंतों को कर देने के साथ साथ सरकार को भी आय कर, चुंगी कर, भूमि कर आदि देते थे। इससे पता चलता है कि उस समय किसान गरीबी बदहाली से कितना त्रस्त थे। वे पहले दोनों संपत्ति समूह का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए थे। इन सब हालातों के अतिरिक्त उस काल में कीमतों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। 1720 से 79 के दौरान सभी वस्तु की कीमतों में लगभग 65% की बढ़ोतरी हुई। अब हम आगे बात करेंगे फ्रांसीसी समाज के राजनीतिक पहलू, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हर जगह था, फ्रांस के राजतंत्र में भी राजा के शासन करने के दैविक अधिकार को मान्यता प्राप्त थी। लगभग 200 वर्षों तक फ्रांस पर बोर्बन राजवंश ने शासन किया। राजा के शासन में आम लोगों की किसी तरह का व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त नहीं था। उनका काम केवल तरह तरह के राजा तथा नोबल वर्ग की सेवा करना था। राजा का हुक्म ही कानून था तथा राजा के आदेश पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके लिए मुकदमे आदि की भी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। अलग अलग इलाकों में अलग अलग कानून लागू किए थे, जिससे भ्रम तथा मनमानी का माहौल बना रहता था। राजा की आय से एक ही अभिप्राय होता है कि अर्थात सरकार की आय ही राजा की आय होती थी। फ्रांसीसी समाज के आर्थिक पहलू, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। लुई 14वें के शासनकाल में ही फ्रांस के राजाओं ने नई लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें काफ़ी धन व्यर्थ हुआ था। 1715 में लुई 14वें की मृत्यु के समय फ्रांस की क्रांति बहुत कमज़ोर हो गई। लुई 15 हालत में सुधार लाने की बजाय महाजनों से ऋण लेकर काम चलाने लगा। फ्रांस उस समय कितने गहरे संकट से गुजर रहा था, इसकी व्याख्या लुई 15 के मशहूर कथन मेरे बाद प्रलय से स्पष्ट हो जाती है। लुई 16वें एकदम कमज़ोर तथा प्रभावहीन राजा था, जिसे फ्रांस की दिवालिया सरकार विरासत में मिली थी। उसकी पत्नी महारानी मारी अंतोनेट अपनी फिजूल खर्ची के साथ साथ एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य के लिए भी जानी जाती थी। यह वाक्य उत्तर उसने फ्रांस की भूखी जनता के सामने तब बोला था जब खाना मांगने के लिए जनता महल के बाहर इकट्ठी हो गई थी। महारानी ने कहा था, यदि तुम्हारे पास ब्रेड रोटी नहीं है तो केक खा लो। आइए अब हम फ्रांस के बौद्धिक विकास का विवेचन करते हैं। फ्रांस में बौद्धिक विकास का सिलसिला 18वीं शताब्दी में अन्य यूरोपीय देशों की भांति फ्रांस में भी तर्क बुद्धिवाद के युग में प्रवेश किया। उस समय के कुछ प्रमुख दार्शनिक तर्कवादी थे, जिनका यह विश्वास था कि सत्य को तर्क के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। इन दार्शनिकों के विचारों का फ्रांसीसी लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इनमें से कुछ थे मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वॉल्टेयर और रूसो। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, विचार व्यक्त किया था कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। वह अधिकारों के प्रतिकरण के सिद्धांत और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में था। ब्रिटिश दार्शनिक लॉक की मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं जो किसी भी सत्ता द्वारा हथियाए नहीं जा सकते। ये अधिकार हैं जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और उसका यह मत था कि जो शासक अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित करे उसे हटा दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर ऐसे शासक को सत्ता देनी चाहिए जो इन अधिकारों की रक्षा करे या उसके प्रति समर्थ हो। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन किया। वह व्यक्तियों के बोलने और व्यक्ति के अधिकारों के में भी पक्ष में था। रूसो ने अपनी विख्यात पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। उसका विश्वास था कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उनकी अपनी पसंद की सरकार हो। इन तथा अन्य प्रमुख विद्वानों के विचारों ने फ्रांसीसियों की मानसिकता को झकझोर दिया। इसके अलावा जो फ्रांसीसी लोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में अमेरिका की सहायता के लिए भेजी गई फ्रांसीसी फौज में शामिल थे। वे अमेरिका से समानता तथा अपनी सरकार स्वयं चुनने के अधिकार का विचार लेकर स्वदेश लौटे थे। स्वतंत्रता और समानता के इन विचारों ने फ्रांसीसी मध्यम वर्ग को बहुत प्रभावित किया। अभी तक आपने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समाज के बुनियादी स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम उसके दौरान कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं।
फ्रांस में स्टेट जनरल नाम की एक संसदीय संस्था थी जिसमें तीनों संपत्ति समूह के प्रतिनिधि थे, किंतु 1614 के बाद उसकी बैठक नहीं हुई और 1778 में लुई 16वें को मजबूर होकर परिस्थिति में भेद किए बगैर सभी लोगों पर कर लगाने पड़े। राजा के विलासिता खर्चों और अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई में सहायता देने के फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार दिवालिया हो चुकी थी। जब धनी नोबल वर्ग पर भी कर लगाए गए तो उन्हें स्टेट जनरल की बैठक की मांग की, क्योंकि उनका विचार था कि कर लगाने का अधिकार केवल स्टेट जनरल को है। 5 मई 1789 को इस संस्था की बैठक हुई, किंतु पिछले प्रणाली के विपरीत इस बार तीसरी स्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग की कि सभी संपत्ति समूहों के प्रतिनिधि एकत्र होकर एक सभा के सदस्य के रूप में मतदान करें, किंतु पहले दो संपत्ति समूह के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। एक ही सभा में तीसरी स्टेट के साथ बैठने से पहली दो स्टेटों ने इनकार कर देने के पर राष्ट्रीय असेंबली का गठन हुआ। मध्यम वर्ग के नेता और कुछ उदार नोबलों के नेतृत्व में हुई राष्ट्रीय असेंबली की बैठक का कड़ा विरोध हुआ। 20 जून 1789 को जब पेरिस के निकट वारसई में निर्धारित बैठक के लिए सदस्य पहुंचे तो हाल पर ताला लगा दिया और राजा के सैनिक वहां पहरा दे रहे थे। इस पर राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य ने अपने नेता बेली के नेतृत्व में निकट के एक भवन में, जो कि टेनिस का कोर्ट था, अपनी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाने की शपथ ली। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ का बुगल बजाने वाली यह शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से विख्यात है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की एक अति महत्वपूर्ण घटना घटी। उस दिन एक पुरानी शाही जेल वेस्टाई पर धावा बोल दिया गया। यह जेल दमन का प्रतीक था। मध्यम वर्ग के कुछ नेताओं के नेतृत्व में पेरिस वासियों की भीड़ ने जेल के फाटक खोल दिए और कैदियों को रिहा कर दिया। इस घटना के पीछे दो कारण थे। एक था भोजन की कमी, दूसरा एक लोकप्रिय मंत्री नेकर की बर्खास्ती। शासक वर्ग विशेषकर राजा के खिलाफ पेरिस की जनता ने बगावत कर दी और फ्रांस में इस दिन को स्वतंत्रता का दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है संविधान सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की। इस सभा में तीसरी स्टेट की प्रतिनिधि तथा पहली दो स्टेट के उदारवादी सदस्य थे। इस घोषणा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, मनमाने ढंग से मुक्ति की गारंटी का प्रावधान था। इसमें धर्म नेताओं तथा नोबल वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त हो गए। राजा के शासन करने के दैविक अधिकार की अब कोई मान्यता नहीं रही और कई और महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी किए गए। इस घोषणा में कहा गया कि सभी व्यक्ति जन्म से समान हैं और कानून के सामने भी वे समान रहेंगे। लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने और दमन विरोध करने का अधिकार है। सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की विचारों को इस घोषणा में गौरवान्वित किया गया। स्वतंत्रता और समानता से पुराने सामंतवादी समाज में नए जाने वाले पृथक विशेषाधिकारों, दासता, तानाशाही के युग का अंत हो गया। 1791 में राजा ने फ्रांस से भागने का प्रयास किया, किंतु सीमा पर लोगों ने उसे पहचान लिया और वापस लाकर राजा को बंदी बना लिया। पेरिस में नई लेजिस्लेटिव असेंबली गठन किया गया। इसमें गिरोंडिंग, जैकोबिन नाम के दो महत्वपूर्ण समूह शामिल थे। ये समूह राजा को देशद्रोही मानते थे और गणराज्य की स्थापना के समर्पण थे। देशद्रोह का अपराधी किए जाने के बाद 21 जनवरी 1793 को राजा लुई 16 के लोगों के सामने गिलोटिन यानी सिर काटकर हत्या कर दी। बाद में उसी वर्ष महारानी मारी अंतोनेत की भी मौत के घाट उतार दिया गया। फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया। फ्रांस में आतंक का दौर नामक एक युग आया, जिसमें अनेक नोबल पादरियों और क्रांतिकारियों को भी मृत्युदंड दिया गया। यह दौर 3 वर्ष तक चला। 1795 में डायरेक्टरेट की स्थापना की गई। 4 वर्ष बाद 1799 में निकट के एक द्वीप में कोर्सिका में एक युवा सैनिक अधिकारी ने डायरेक्टरेट का तख्ता पलट दिया और इस युवक का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। वह खुद डायरेक्टर बन गया और उसने फ्रांस में से सरकार उपलब्ध कराई, जिसकी फ्रांसवासी लंबे समय से कामना कर रहे थे। इस प्रकार डायरेक्टरेट को सत्ता से हटाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट ने
बोनापार्ट के समय में फ्रांसीसी क्रांति का पटापेक्ष हुआ। उपरोक्त विवरण से आपको मोटे तौर पर पता चल गया कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, मानव सभ्यता के विकास में इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। इस क्रांति ने यूरोपीय समाज में राजनीतिक स्वरूप को बदल डाला। सामंतवाद के इस युग के स्थान पर लोकतंत्र का युग का सूत्रपात हुआ और इस क्रांति के कारण ऐसे अनेक नए विषय उभरे जिन पर प्रारंभिक समाजशास्त्र ने विचार किया। इस महत्वपूर्ण विषय में संपत्ति का सामूल रूपांतरण भी एक विषय है। राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन से जो सामाजिक व्यवस्था पैदा हुई है और उसने आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित किया। उस समय एक नया सत्ताधारी वर्ग, बुजुर्ग वर्ग उभरा था और इस विषय पर अधिक जानकारी अगले भाग में दी जा रही है। आइए अब हम नई लहरों के बारे में जानकारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति क्या थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के बारे में हम बात करेंगे। और अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आपको पता लग गया होगा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।